हम लोग आज जो है भारतीय राज व्यवस्था के चौथी कक्षा में है ना। ये चौथी कक्षा है, 3 क्लास हो चुकी है और लास्ट जो क्लास हुई थी ना, उसमें हम लोगों ने समझने का काम क्या था कि लोकतंत्र की जो अवधारणा है, लोकतंत्र और गणतंत्र में जो अंतर है ना, और लोकतंत्र का जो विकास क्रम, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया था, जाना था। आज की कक्षा में हम लोग लोकतंत्र के प्रकार को जानेंगे और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भी प्रकार को क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें कि आम जनता की हिस्सेदारी शासन कार्य में प्रत्यक्ष तरीके से होती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन कार्य को संचालित करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है शासन चलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, दुनिया में अभी सभी देशों में आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। केवल इसका एक उदाहरण है, किसका? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हर जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का केवल एक उदाहरण है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। यूरोप महादेश का एक देश है और वहाँ जिस तरह भारत में आपको राज्य होता है ना, प्रांत होता है ना, उसी तरह स्विट्जरलैंड जो है कैंटन में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? तो वहाँ के कुछ कैंटनों में अभी भी जो है कैसी व्यवस्था है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि क्यों दुनिया के लगभग देशों में या सभी देशों में, एक स्विट्जरलैंड का कुछ कैंटन हम छोड़ दें, तो हर जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही क्यों है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं है ना। अब मान लीजिए भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब से ज़्यादा है ना। अब कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए चीन भारत पर आक्रमण किया। अब हम प्रत्युत्तर में चीन के साथ युद्ध लड़े या नहीं लड़े, इस बात का क्या होना है? डिसीजन होना है। अब इस डिसीजन में आपको पूरे देश की जनता क्या करे? भाग ले ना, कि युद्ध होगा या कि नहीं होगा। तो क्या होगा? तब तक हम नष्ट हो जाएंगे ना। अब कोई कानून है, उसको बनाने में यदि ऐसा कि एक बार तो जो चुनाव होता है 5 वर्ष पर, वो कराने में तो इतना खर्चा होता है। हर एक मुद्दे पर ना जनता की राय बहुमत में क्या है, उसके आधार पर उस कानून को हम क्या करें, लागू करने का काम हो, तो व्यवस्था नहीं चल सकती। तो कहने का मतलब है कि जो भी बड़ी जनसंख्या वाले देश है ना, वहाँ पर कैसा लोकतंत्र होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वही वहाँ पर हो भी सकता है ना। अब कुछ जहाँ पर अब बहुत ही कम जनसंख्या है ना, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। तो दुनिया में ऐसी स्थिति केवल कहाँ पर है? आपको स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जो है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, अभी भी उदाहरण के रूप में। नहीं तो हर जगह क्या है? आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे? कि वैसा लोकतंत्र जिसमें कि जनता प्रतिनिधि को चुनती है और वह शासन चलाने का काम करती है, उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं ना।
भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और जिसमें जनता सीधे आपको कानून निर्माण में हिस्सेदारी देती है, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो अभी केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में क्या है? आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको समझ गए? अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वह दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है आपको अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली, और दूसरा होता है आपको संसदीय प्रणाली ना। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, और दूसरा क्या होता है? अध्यक्षीय या राष्ट्रपति या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नहीं, ये दो तरह का क्या होता है? प्रणाली। ठीक है, हम लोग इन दोनों को अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। ठीक है, पहले ही हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे अमेरिका है, कौन सा देश है? अमेरिका। वहाँ पर राष्ट्रपति या अध्यक्षीय प्रणाली के अनुसार क्या चलता है? शासन चलता है। वहाँ जो लोकतंत्रात्मक शासन चलता है वो किस प्रणाली की चलता है? अध्यक्षीय प्रणाली की। वहीं भारत है, इंग्लैंड है, यहाँ पर शासन चलता है किसके तहत? संसदीय प्रणाली की। तो दोनों में आखिर अंतर क्या है? ठीक है, तो जो अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली वाले देश होते हैं, वहाँ शासन का जो सर्वोच्च पद है, सबसे शक्तिशाली पद है, उसका क्या होता है? चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? तो 2 या 4 व्यक्ति उस पद के लिए क्या बनते हैं? उम्मीदवार बनते हैं, और पूरे देश की जनता किसी एक के पक्ष में क्या करती है? मतदान करती है ना। मैं यहाँ पर बता दूँ कि जैसे भारत में आपको लोकसभा है, राज्यसभा है ना। भारत में आपको प्रधानमंत्री का पद होता है ना। वास्तविक रूप से सबसे शक्तिशाली कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे सैद्धांतिक रूप से सबसे शक्तिशाली कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरह अमेरिका में आपको, जिस तरह यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसी तरह अमेरिका में कांग्रेस और सीनेट होता है। क्या होता है? कांग्रेस और सीनेट होता है। और फिर अमेरिका में आपको राष्ट्रपति का भी क्या होता है? पद होता है। तो भारत में जो प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, तो उसको कैसे चुना जाता है? हम चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को, और फिर लोकसभा के सदस्य जो है बहुमत के आधार पर किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। ठीक है, अमेरिका में सीधा जो है 2, 3, 4 जितना व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री पद का क्या, राष्ट्रपति पद का क्या बनता है? उम्मीदवार बनता है। पूरे देश की जो मतदाता होती है वह किसी एक के पक्ष में क्या करती है? मतदान करती है। ठीक है, तो वहाँ जो राष्ट्रपति है अमेरिका में, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? मतलब जिसको जो चुनता है वह उसी के प्रति न उत्तरदायी होगा। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वह जनता के प्रति उत्तरदायी है। वहाँ का जो आपको कांग्रेस है या सीनेट है ना, उसके प्रति वह उत्तरदायी नहीं है। लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब लोकसभा में वह अपना बहुमत खो देता है प्रधानमंत्री भारत का, तो वह अपने पद से उसको क्या करना पड़ता है? हटना पड़ता है। और वहाँ पर ऐसी बात नहीं है ना। वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वह जिस पार्टी का है, उस पार्टी का वहाँ के कांग्रेस में यदि बहुमत नहीं भी है तो भी वह 4 साल का कार्यकाल क्या करता है? पूरा करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का? 4 वर्षों का होता है। तो वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली है ना। और यहाँ पर भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। इसको और हम एक आसान उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि आप लोग बिहार से हैं ना, यहाँ ग्राम पंचायत होता है स्थानीय स्तर पर ना। पंचायत में एक पद मुखिया का होता है, एक पद उप मुखिया का होता है ना। ठीक है, पंचायत में 2 पद होता है, एक मुखिया का और एक उप मुखिया का। मुखिया का चुनाव कैसे होता है? पूरे पंचायत की जनता जो है ना, वह मिल करके
मतदान करती है और एक व्यक्ति मुखिया के रूप में चुना जाता है। 5 वर्ष का उसका क्या होता है, एकदम कार्यकाल होता है। वही उप मुखिया जो है उसका चुनाव कैसे होता है, तो हम वार्ड सदस्य चुनते हैं और वार्ड सदस्य में से एक जो है उप मुखिया बनता है बहुमत के आधार पर। यानी हम वार्ड सदस्य चुनते हैं और वार्ड सदस्य उप मुखिया को चुनती है। तो उप मुखिया का जो कार्यकाल है या उप मुखिया का जो आयु है वह कितना दिन रहेगा, तो जितना दिन उसको वार्ड सदस्य का बहुमत जो है न विश्वास हासिल रहेगा तब तक वह उप मुखिया रहेगा, नहीं तो उसको उप मुखिया के पद से हटना पड़ेगा। लेकिन मुखिया में ऐसी बात है नहीं, मुखिया को यदि हटाना है तो फिर गांव यानी ग्राम पंचायत जो है वो उसका कुछ विशेष प्रावधान है, उसके द्वारा वह उसको हटा सकता। तो मुखिया जो है वह किस प्रणाली के तहत चुना जाता है, अध्यक्षीय प्रणाली के तहत चुना जाता है। वहीं उप मुखिया जो है वह संसदीय प्रणाली के तहत चुना जाता है। यदि भारत में भी ऐसा होता कि एक नरेंद्र मोदी एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होते, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, एक जो है राहुल गांधी खड़ा होते और पूरे देश में मतदान होता, या तो हम नरेंद्र मोदी के पक्ष में ठप्पा लगाते या बटन दबाते या हम राहुल गांधी के पक्ष में, तब भारत में कैसा प्रणाली होता, अध्यक्ष। लेकिन भारत में ऐसा बात नहीं है, हम संसद के सदस्यों को चुनते हैं और वो फिर प्रधानमंत्री को क्या करती है, चुनने का काम करती है। तो इस तरह भारत और इंग्लैंड में भी कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है। और वहीं अमेरिका में अध्यक्ष या राष्ट्रपति प्रणाली है। समझ गए दोनों चीज़ को? अभी तक कितना चीज़ समझे? दो चीज़, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया, फिर आप लोगों ने संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली को बेहतर तरीके से क्या समझ लिया, ठीक है। अब आज के क्लास में हम एक और चीज़ आप लोगों को बताते हैं। दुनिया में अभी जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं ना, तो उसमें कुछ जगह पर संघीय शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। जबकि कुछ जगह पर एकात्मक शासन व्यवस्था है ना। कुछ जगह जितने भी लोकतांत्रिक देश अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया में, तो कुछ जगह पर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है और कुछ जगह पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना, उसको हम समझ लेते हैं। और भारत में कैसी शासन प्रणाली है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो एकात्मक में क्या होता है, केवल एक सरकार ना, सेंट्रल एक गवर्नमेंट होता है, वो पूरे देश पर शासन करने का क्या करती है, काम करती है। लेकिन संघीय व्यवस्था में कितने स्तर पर सरकार होती है? 2 स्तर, एक केंद्र स्तर पर होता है और दूसरा क्या होता है, राज्य स्तर पर होता है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है। जिस तरह भारत में अभी आपको 28 राज्य और फिर 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी तरह अमेरिका में भी आपको संघीय व्यवस्था है। वहाँ पर 50 राज्य है। कितना राज्य है? 50 राज्य है। लेकिन वहीं इंग्लैंड में जो है, कहाँ पर? इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। छोटा देश जो है मान लीजिए, तो उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था होता है। जैसे नेपाल हमारे पड़ोस का देश है, यहाँ भी जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तो नेपाल भी एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। एक नेपाल के काठमांडू की सरकार ही पूरे नेपाल पर शासन चलाने का क्या करती है, काम करती है। वहाँ भी जब संविधान बन रहा था न, तो ये मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठा था। कुछ कह रहे थे कि नेपाल में संघीय व्यवस्था लागू होना चाहिए न, कुछ कह रहे थे कि नहीं, एकात्मक व्यवस्था लागू होना चाहिए न। तो जो भी आपको छोटे क्षेत्रफल वाला और छोटी जनसंख्या वाला देश है, वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था जनरली हुआ करती है। और जो बड़ी जनसंख्या वाले क्या है, देश है बड़ा जिसका क्षेत्रफल है, वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती है, ठीक है। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन में आपको 2 स्तर पर क्या होती है, सरकार होती है। संघीय शासन जहाँ भी है वहाँ निश्चित रूप से एक स्पष्ट और लिखित संविधान होता है।
जिसमें कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकार और कर्तव्य का क्या रहता है, उल्लेख किया हुआ रहता है ना। तो संघीय व्यवस्था आप लोग समझ गए और एकात्मक व्यवस्था भी क्या किए, समझ। ठीक है, चलिए ये भी समझने के उपरांत हम लोग अब जो है ना क्या सीखेंगे, तो अब हम लोग आगे जो है जानेंगे संविधान के बारे में, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, नागरिकता के बारे में। ये सारा कुछ हम लोग बेसिक जो है आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, समझ लेंगे। फिर हम लोग फुल्ली जो है भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था को क्या करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो अभी तक आप भारत के बारे में क्या सब कह सकते हैं, कल से आज तक जो भी पढ़ाए हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत एक गणतंत्र भी है ना। क्या क्यों लोकतंत्र है, क्यों गणतंत्र है, ये भी बताए ना। अर्थात भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में आपको संसदीय प्रणाली है ना, और भारत में संघीय व्यवस्था है। ये सारा चीज़ आप लोग बाय कंसेप्ट क्या किए, समझ लिए ना। लेक्चर यूट्यूब पर भी रहेगा, तो आप लोग बाद में भी खोल करके इसको देख सकते हैं। अब आप लोगों को आज जितना चीज़ बताए हैं उस पर ऑब्जेक्टिव जो है क्या करते हैं, लिखवा देते हैं ना, और आप लोग उसका हल करके कल लाइए। ठीक है।